नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुंडली डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की, जिन्हें हम आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक के रूप में और पहले सर संघ चालक के रूप में देखते हैं और युग पुरुष के तरह देखा जा सकता है। क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि हम हेडगेवार जी के बारे बात करें और हम आरएसएस के बारे बात ना करें तो संभव नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार की मानसिकता से चलता है, उस संगठन में भी वो मानसिकता प्रभावी रूप से दिखाई देती है। तो आप आगे ये भी देखेंगे किस प्रकार से किस दिन पर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जब स्थापना हुई तो कैसे मानसिक पटल पर वो विचार हम एस्ट्रोलॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हेडगेवार जी के चार्ट में और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चार्ट में कैसी लग्न की, बृहस्पति की, मूल त्रिकोण राशि, धनु राशि की समानताएं दिखाई देती हैं। हम साथ साथ आरएसएस से जुड़े हुए और भी कई ऐसे उपक्रम इनके जो हैं और भी संगठन जो आरएसएस के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी आगे इसी का एक प्री इमेज लेकर चलेंगे। तो वो चार्ट का प्रभाव और उस अनुसार एक विंशोत्तरी दशा तत्काल वर्तमान में क्या प्रभाव मिलेगा, कौन से भाव से संबंधित विषय का वर्तमान में ज्यादा फायदा होगा, तो बहुत इंटीग्रेटेड रहने वाली है ये क्लास। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इस क्लास को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि मुझे लगा था कि जब हम डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे जितनी जानकारी रखते हैं उतने से काम चल जाएगा, लेकिन जब हमने और उस पर जानकारी जितनी ज्यादा लेते गए उतना ही और बढ़ता रहा, तो ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ घंटे या कुछ दिन में संभव नहीं है, इसको काफी लंबा समय देना पड़ेगा। क्योंकि आरएसएस के जो उपक्रम अलग अलग हैं उसको समझने में काफी लंबा समय लगा। कोई भी एक सामान्य जीवन शैली में पला बड़ा व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाएगा। तो ये जिस प्रकार अगर मैं उदाहरण देकर समझाऊं कि किस प्रकार शिशु निकेतन, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती क्या काम कर सकती हैं, और भारतीय मजदूर संघ जो एक प्रकार से आरएसएस का उपक्रम माना जा सकता है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और हम आरएसएस को क्या कह सकते हैं। जैसे हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं तो उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस को एनजीओ बोल दिया तो ये अपमान हो गया या ये लाभ हो गया, ये इसके लिए कुछ और शब्द देना चाहिए था। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को समझाया है कि भारतीय जो भाषा है इतनी ज्यादा वास्ट है, उसका एग्जैक्ट कोई शब्द मिल ही नहीं सकता है। मतलब आप यदि ये समझते हैं कि आप अपने अंकल को हर जगह अंकल बोलेंगे तो इंग्लिश में तो समझ में आता है, लेकिन भारतीय भाषाओं में उसके लिए बहुत शब्द हैं। अब मजबूरी में कोई शब्द नहीं मिलता तो चला लेते हैं काम। ऐसे ही कोई एग्जैक्टली आप यदि स्वयं सेवक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो वॉलेंटियर दिखा देगा, लेकिन यहां पर क्या मानसिकता से स्वयं सेवक कहा गया है वो जब तक समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए मैंने कई बार बताया है कि इंग्लिश जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है हिंदी के साथ। जब हम माने ट्रांसलेशन करते हैं तो कोई शब्द मिलता नहीं है तो उसके आसपास का लगा देते हैं। ऐसी वो केवल क्लब कह देना, केवल एनजीओ कह देना तक भी सीमित नहीं होगा, ये उससे भी बहुत आगे है। जैसे सामान्य विचारधारा होती है ना, भाई हमारे पास कभी कभी समय होता है तो हम क्लब में चले जाते हैं, हमारे पास कभी कभी समय होता है तो हम वो कुछ एनजीओ कुछ होते हैं उनमें हम सेवा कर देते हैं। आरएसएस को एग्जैक्टली सेम आप क्लब या एनजीओ की तरह देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब कोई शब्द नहीं मिलता है तो फिर हम बोल देते हैं कि कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है। इस मामले में इंग्लिश बहुत छोटी पड़ जाती है, कोई भाषा शब्द दे ही नहीं पाती है, तो वो आपको माने पता है वो लिमिटेशंस है इंग्लिश की। और संस्कृत या देवनागरी की तो आप समझते ही हैं, इस मामले में वो बोलते हैं
सभी भाषाओं की मां है, वहां कोई सीमा नहीं है, जितने चाहे शब्द निकाले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो अभी हम करेंगे शुरुआत डॉक्टर साहब के लग्न चार्ट से, और आगे बढ़ते बढ़ते हमने एक छोटे रूप में आरएसएस का भी एक आइडिया लिया है कि जिस दिन, क्योंकि हमारे पास वो डिटेल है किस दिन आरएसएस की स्थापना हुई। हालांकि वो नाम कुछ दिनों के बाद आया, लेकिन 1925 में वो विजयदशमी का दिन था, और वही दोपहर के समय सबके सामने ये विचार खुलकर रख दिया गया। तो वही नागपुर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर हम, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हम अलग अलग ज्योतिष के उपक्रम होते हैं, तो हम उस जरिए एक संगठन का, किसी देश का भी चार्ट बना सकते हैं। ठीक हो कि मेदिनी ज्योतिष में हम जिस प्रकार से ऐसा देश का चार्ट, संगठन का चार्ट, ऐसा भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का चार्ट लेंगे, और निश्चित रूप से मेरे जैसा व्यक्ति, तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति, जिसका बुद्धि की सीमा है, शायद हो सकता है मेरा प्रभाव 50 लोगों में हो, 100 लोगों में हो, मेरे जैसा व्यक्ति इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से अगर समझाने का प्रयास करेगा वो नहीं हो पाएगा। माने मेरे पास वैसे शब्द नहीं है कि जो इस प्रकार के कोई भी बड़े, जो भी इतने बड़े नेता हैं, या कह सकते हैं समाज सुधारक हैं, मेरी अपनी सीमाएं हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कई बार किसी संगठन के गुण दोष देखने का प्रयास करते हैं। तो ये बात समझ लीजिएगा आप, हमारे जानने वाले शायद 50 या 100 नहीं है, तभी भी हमें कितना अहंकार है, और इनके द्वारा बनाए गए संगठनों को जानने वाले करोड़ों में हैं। माने 1 करोड़ से ज्यादा तो कार्यकर्ता ही हैं, और कितने लोग इनको जानते हैं। तो अभी अपनी सीमा में ही रहकर हम कोई दुस्साहस कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं मन में जो आएगा बोल देंगे, बहुत सोच विचार कर बोलना पड़ेगा। और ये उन व्यक्तियों में से हैं जो शुरुआत में, माने कांग्रेस के संस्थापकों के साथ बाल गंगाधर तिलक बहुत सम्मान करते थे डॉक्टर हेडगेवार जी का। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी के साथ बहुत लंबा समय बिताया। जहां तक वैचारिक मतभेद की बात है, देखिए वो तो हम जब परिवार में, एक परिवार में लोग रहते हैं, कई बार पुत्र का पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद चलता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सम्मान में कोई कमी नहीं आती है। यानी आरएसएस संघ के शिक्षा वर्ग में जब महात्मा गांधी जी को डॉक्टर हेडगेवार जी बुलाते थे तो बड़े ही प्रसन्नता के साथ गए और बहुत तारीफ करी कि ऐसा संगठन कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय है। इसी प्रकार हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं, उन्होंने भी संघ के शिक्षा वर्ग में पहुंचकर ऐसा रूप देखा अनेकता में एकता का, बिना तारीफ किए वो रह नहीं पाए। चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ नजदीकियां रही, चाहे स्वतंत्रता में अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले श्री राजगुरु जी का, आपको पता होगा सेफ हाउस के समय जब कुछ दिन वो रहे थे, तो आरएसएस के अनुसार उनकी मदद करने वालों में से डॉक्टर हेडगेवार जी सबसे आगे थे। और हर व्यक्ति को अलग अलग यहां पर सोचने का अधिकार है, लेकिन अब हम अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला ना, मेरे जानने वाले कितने हैं, मेरा प्रभाव हो सकता है शायद एक विशेष सीमा तक है, 50 लोग मुझे जानते हैं, और मैं किसके बारे बोल रहा हूं, मैं इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे कुछ बुरी या अच्छी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए अपनी सीमा के बाहर रहकर तो हम नहीं बोल सकते। हमारे लिए ये और बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, वो सब उसी स्तर के व्यक्ति होंगे। जैसे मैंने बोला ना, परिवार के जो संस्थापक है, सीनियर, वो हम सब के लिए सीनियर ही हैं।
उनका विचार अलग होने से हम ये नहीं कह देते कि वो हमारे लिए कम सम्माननीय है। और आगे और आपको बहुत चीजें दिखाई देंगी, जितना मैंने पढ़ा वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। एस्ट्रोलॉजिकली आप जानते हैं कि गुरु तो गुरु ही होता है, मतलब गुरु से ज्यादा शुभ ग्रह, गुरु से ज्यादा शुभता में, सात्विकता में कोई राशि हो नहीं सकती है। तो डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म चैत्र प्रतिपदा के दिन हुआ और गुरु महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण का मतलब होता है ऑफिस प्रोमाइसिस में, और ये एक प्रकार क्षत्रिय राशि है, निर्भीक, राजा के दरबार में काम करने वाला राजपुरोहित। मतलब ऐसा नहीं कि वो आक्रामक होता है बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति अपनी बात कहने में किसी के सामने भी संकोच नहीं करता है। अगर आप इनका बाल्यकाल से ही, मतलब डॉक्टर हेडगेवार जी के परिवार में जहां जन्म हुआ, कोई बहुत संपन्नता, क्योंकि कुंडली अगर समझनी है तो जीवन पूरा समझना पड़ेगा, कैसे संगठन रहे, क्या योजनाएं बनी, तो कुंडली समझ में आएगी। आप एस्ट्रोलॉजिकली केवल ये प्लैनेट यहां बैठा है कनेक्ट कर लें, आएगा ही नहीं समझ में। और जितना ज्यादा बड़ा कोई विचारक होगा, उसको स्टडी करने में उतना ही टफ, बहुत मुश्किल समझ में आता है। ठीक हो गया? तो ये कोई एक दिन में, एक घंटे में समझने वाला चार्ट नहीं, आपको काफी लंबा समय लगेगा। मुझे खुद ऐसा लगता था, जैसे मैं हफ्ते पहले रिकॉर्ड कर दूं, फिर मुझे लगा नहीं अभी भी मैं इनकम्प्लीट हूं, फिर मैंने लगा अभी रिकॉर्ड कर दूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो कभी पूरी तरह से कभी इनको बता ही नहीं सकता हूं। ऐसे कोई भी महापुरुष हैं, तो सीमा है मेरी बुद्धि की, इसलिए सीमा में रहकर काम करना पड़ेगा। और जैसे ये बात भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे हमें गर्व होना चाहिए, चाहे हमारे कोई वैचारिक मतभेद हो, जैसे बीबीसी के ऊपर ब्रिटेन वालों को तो गर्व है ही कि भाई ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पूरे वर्ल्ड में एक हमारा प्राउड है, हर देश में अलग अलग भाषाओं में वो एक नेटवर्क है। ऐसे में कहूं, विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में आरएसएस है, जो अलग अलग, जैसे मैंने बोला, अलग राजनीतिक उपक्रम में भी है, और उसका एक मीडिया हाउस भी अपना, जैसे वो पांचजन्य नाम से मैगजीन भी निकालता है। तो हमारी आपस में कोई अलग अलग राजनीतिक विचारधारा अलग होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम कोई द्वेष की भावना से किसी संगठन के बारे में कुछ कहने लग जाएं। मैंने बोला जैसे हमारी सीमा है, और सीमा से ज्यादा मैं बोलूंगा, मैं जो बार बार बोलता हूं, हम जैसे एलिजिबल होते हैं हम उसी को लाइक या डिसलाइक करते हैं। हमने तो बाल्यकाल से अपने पिताजी से सुना, हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, तो अब वो उस समय फ्रीडम फाइटर रहे, उस समय तो एक ही दल, हमारे दादाजी, माने जिस प्रकार डॉक्टर साहब जी का भी मैंने शुरुआत में ही कांग्रेस के साथ संबंध रहा, और बहुत पसंद करते थे बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर हेडगेवार जी को, लेकिन किसी कारण से कोई उनको मतभेद दिखाई दिया तो अलग हो गए। तो ऐसे ही हमारे दादाजी तो शुरू से ही कांग्रेसी रहे, बाद में कुछ विचार बदले, कुछ और चीजें आई गई, वो एक अलग विषय, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि हम सबका लक्ष्य एक है, राष्ट्रीयता, भारत सिरमौर हो। तो इसलिए हमें एक प्रकार इस बात पे तो गर्व होना ही चाहिए। हमारे इंटरनल कोई मैटर हो सकते हैं कि आरएसएस भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और आरएसएस के लिए इंग्लिश में कोई ऐसा शब्द नहीं है। आगे हम इसको भी कर सकते हैं, राष्ट्रीयता की क्या परिभाषा आरएसएस के अनुसार है, ये सब चीजें कि क्यों स्थापित किया गया, वो सब बातें हम चर्चा कर सकते हैं। व्यक्ति का संगठन पर पूरा पूरा प्रभाव आप चार्ट में देख लेंगे। माने डॉक्टर साहब का जो लग्न है, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, बृहस्पति की क्षत्रिय राशि का बल पूरी तरह से आपको आरएसएस के लग्न चार्ट में दिखाई देगा। ठीक हो गया? दिन ही इतना शुभ, हम बोलते हैं दशहरा, आप लोग जानते हैं ज्योतिष में जो पढ़ रहे हैं,
दशहरा एक ऐसा है कि भाई अगर कुछ विशेष काम करना है आपको, बिना मिलान के कुछ ऐसा, आप उस समय विशेष आपको छूट मिल जाती है। तो दशहरे जैसे, जब भी हम एक वॉरियर क्षत्रिय की बात करेंगे तो देश में अपने प्राण, देश के लिए अपने प्राण बिना सोचे न्यौछावर करने वाली जो भावना है, उसको हम क्षत्रिय विचारधारा कहेंगे। मैंने कई बार बताया भाई बाकी तो सब क्या है, कहता सर प्राण तो मैं भी ले लेता हूं अपने स्वार्थ के लिए, वो केवल मृत्यु का ग्रास है। ठीक हो गया? तो इसीलिए करेक्ट परिभाषा समझ में आनी चाहिए। मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, मेरा निजी हित के लिए अगर मैं किसी के प्राण लेता हूं तो यह घोर नरक में डालने वाला है, महापाप। लेकिन मैं अपने राष्ट्र, अपने समुदाय की रक्षा के लिए बिना डरे देश के शत्रुओं के प्राण ले लेता हूं और जरूरत पड़ने पर अपने प्राण दे भी देता हूं। यह शुद्ध क्षत्रिय विचारधारा है। तो इसलिए हर जंग लड़ने वाला योद्धा क्षत्रिय होगा ऐसा नहीं। ठीक है? तो ये जो लग्न मिला वो धनु लग्न। डॉक्टर साहब का पारिवारिक जीवन भी समझना जरूरी है, तो आपको गुरु का और केतु का भी संबंध समझ में आएगा। इनके परिवार के लोग, माने इनके माता पिता, वैसे मूल रूप से आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना में कोई पुरोहिताई का काम किया करते थे, और कुछ वहां के, कुछ हैदराबाद के कुछ राजनीतिक संकट के कारण वो, माने निजाम के कुछ ऐसे कुछ आदेशों के कारण उनको नागपुर में विस्थापित होना पड़ा। नागपुर में रहने लगे और जीवन शुरू हुआ, यानी जन्म डॉक्टर साहब का नागपुर में हुआ। और मैंने बताया जैसे परिवार में शुरू से निर्धनता ही रही, लेकिन कोई उसका रिग्रेट, खेद कि भाई निर्धन परिवार में हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत कमजोर हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने अपने आप का बड़ा स्वाभिमान, बचपन से ही 8 वर्ष की उम्र में, इनके आप जीवनी पढ़ेंगे, कहां हजारों किलोमीटर दूर बैठे महारानी विक्टोरिया को 60 वर्ष पूरे होने पर मिठाई भारत में बांटी गई। तो जब डॉक्टर साहब जब छोटे बालक ही थे 8 वर्ष के, उनको मिठाई मिली। ऐसा बालक, माने मिठाई माने क्या, उस समय की एक, जैसे बोलते हैं ना आज एक बच्चे के लिए टॉफी, चॉकलेट, वो नहीं छोड़ सकता 8 वर्ष का बालक। इनकी समझ कैसी रही होगी, वो मिठाई उन्होंने अध्यापक के सामने ही फेंक दी, क्योंकि वो हमारी रानी कैसे है, हम गुलाम हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है। सामान्यतः ये, माने हम जैसे जो पूरी तरह वस्तु लाभ के लिए, अपने शरीर के भोग के लिए जीते हैं, वो लोग कभी इस विचार को समझ नहीं सकते। ठीक है ना? इसीलिए कोई भी टिप्पणी करने से पहले यह समझना जरूरी कि मेरा स्वयं का रूप कैसा है। आज तक कभी अपने परिवार के अलावा या अपने अलावा कहीं कुछ देखा नहीं है, और हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने लग जाते हैं तो कई बार हमें, माने ये बहुत गहन विचार है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति का कोई अभिशाप ले लें हम। इसलिए बहुत सोच समझकर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई गलत टिप्पणी करनी है। मैंने देखा कुछ व्यक्तियों ने ऐसा टिप्पणी भी कर दी कि भाई आरएसएस जो है कुछ विषयों को लेके बड़ा स्वार्थी है। मैंने बोला ना, जो जितना एलिजिबल है वो वहीं जाएगा। अभी मैं तैयार नहीं हूं, मेरे लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिभाषा ही पता ही नहीं है मुझे। मेरा शरीर का सुख ही मेरा चरम सुख है, उसको मैं कितना ही समझा लूं, और मैं उसमें उसका कोई गलती नहीं निकालता हूं। ये कोई, मैंने बताया ना, कोई नुक्कड़ सभा नहीं है आरएसएस, कोई 50 लोगों का 100 लोगों का संगठन नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो अगर कोई कार्यकर्ता, या मैं 10 दिन के लिए चला गया, 20 दिन के लिए, 1 साल के लिए चला गया, और उसके बाद मैंने आगे कोई गलती कर दी, इसका मतलब थोड़ी है मैं वो संगठन जिम्मेदार है। क्या मतलब, ऐसी ऐसी विचारधारा निकल कर आई। ये कोई 100 लोगों का संगठन है तो चुपचाप बैठा रहेगा, दिखाई नहीं देगा समाज में।
इतना बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, और फिर भी कितना अधिक अनुशासन। मैं समझ ही नहीं पाया इस चीज को, मुझे और ज्यादा समय देना ही पड़ा, और बाकी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाती हैं। मतलब कहने वाले पता नहीं क्या हो कि उनको कोई कुछ भी बोलना है तो कुछ भी बोलेंगे वो। अगर आप कोई दूसरे देशों के संगठनों के साथ, क्रूर संगठनों के साथ कल्पना करेंगे तो मैं बता दूं आपको, भारत के ना जाने कितने पढ़े लिखे विद्यार्थी आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे विद्या भारती के स्कूलों से पढ़े, जो बाद में आईआईटी और प्रोफेशनल बिजनेसमैन और भारत की राजनीति के सिरमौर रहे अभी भी। और उसमें कोई जाति मजहब का कोई इसमें नाम ही नहीं है। भारत के सर्वोच्च पद से लेकर सबसे छोटे पद तक अगर आप देखेंगे, आपको संघ के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता मिल जाएंगे। उदाहरण अगर हम शुरुआत करें, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी भी संघ के, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे और उच्चतम पद तक पहुंचे, जो एक अनुसूचित जाति एससी कम्युनिटी से आते थे, और सदा उनको गर्व था संघ के कार्यकर्ता होने का। इसी प्रकार भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक पिछड़ी जाति, बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री माने वो, ये सब अगर देखा जाता तो इस प्रकार के व्यक्तित्व कभी ना पहुंचते हैं यहां। इसी प्रकार सामान्य वर्ग से बात करें यदि हम, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते थे, वो भी भारत के प्रधानमंत्री कई बार रहे। तो इसलिए कोई आंख बंद करके कह देता है ये यहां पर जाति का, एक विशेष जाति का व्यक्तित्व ज्यादा मायने रखता है, तो मुझे लगता है वो कबूतर की तरह केवल आंख बंद करके ही जीवन जीता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैंने और ज्यादा पढ़ा तब भी मैं समझ नहीं पाया कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, तो ऐसा लगता है जैसे किसी देश, दूसरे देश का षड्यंत्र है। जैसे अमेरिका को अपने संस्थाओं पर गर्व है, वहां के सभी अमेरिकी को, ब्रिटेन के लोगों को अपने ब्रिटिश एजेंसियों पर गर्व है, लेकिन हमें ये गर्व की बजाय ग्लानि रूप में डाल रहे हैं कि नहीं, ये तो आपको अपने देश, और मैंने बार बार एक बात समझा रहा हूं, ये कोई किसी गली चौक का संगठन नहीं है कि 50-100 कार्यकर्ता है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और आपको वो देखने की दृष्टि भगवान प्रदान करे, आप पर कृपा करे भगवान, आप देख पाए। पता लगा वो केवल आपको 50 ही मीटर का दिखाई देता है, उससे आगे का आपको दिखता ही नहीं है। ये समझना जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर गिनती कोई 1000-2000 में नहीं है, करोड़ों में है। तो जो करोड़ों जिस विचारधारा को मानते हैं, आप किस आधार पर अपने 50 या 100 फॉलोअर के आधार पर इस विचारधारा को गलत ठहरा सकते हैं? इसलिए पुनर्विचार आवश्यक है। जो भी इस प्रकार कोई टिप्पणी करता है, बुरी अच्छी, तो अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़े कि मैं अच्छे में भी कहां तक जा रहा हूं। अच्छे में भी क्या मैं पूरी तरह समझ पाया हूं अभी? मात्र एनजीओ कहने से काम चलेगा? मात्र वॉलेंटियर कहने से काम चल जाएगा क्या? आपको शब्द नहीं मिल रहा है तो लगाना पड़ता है। तो धनु लग्न, लग्न में गुरु केतु का संयोजन, केतु डिटैचमेंट, अपने गर्व का कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है, अपने बल का, अपने स्वाभिमान का। एक प्रकार वो एक वैराग्य देता है केतु, डिटैचमेंट। गुरु केतु को हम समझते हैं मोक्षा। और कौन सी राशियों में बैठा है? ये धर्म राशि। धर्म का मतलब यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, आप ये बात समझ लीजिएगा।
धर्म का मतलब हम ज्योतिष में जब धर्म की बात करते हैं यहां, तो हम बोलते हैं कि उसकी डेडिकेशन टू वर्क, कर्तव्य परायणता। मैं अपने काम के लिए वफादारी नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं मैं ये हूं, मैं इस पूजा पद्धति का हूं। जैसे अर्जुन और कर्ण दोनों ही सनातनी हैं, फिर भी उसका व्यक्तिगत धर्म उससे भिन्न हो सकता है। तो यहां पर डेडिकेशन टू वर्क, कितना मैं प्रॉमिसिंग हूं, तो क्या नियम बनाए और उसका लाभ व्यक्तिगत अपने रूप से नहीं, उससे तो वो डिटैच होते रहे। गुरु केतु कॉम्बिनेशन जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं मोक्ष कॉम्बिनेशन है। और चंद्रमा आप देख रहे हैं रेवती नक्षत्र, जिसको नक्षत्र गंडांत में माना जाता है। नक्षत्र गंडांत कुछ ऐसे भक्ति समूह के लिए, वैराग्य के लिए, और यानी ये भी एक प्रकार का बहुत देशभक्ति सबसे बड़ा वैराग्य विषय है। ऐसे सरलता से समझ में आने लग जाए, जिस व्यक्ति को सुबह 9 ऑफिस जाना है, शाम को 5 बजे घर आना है, मतलब इसमें मैं भी शामिल हूं, मैंने ऐसा लाइफ जिया है, अभी भी वही चल रहा है। तो हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए देशभक्ति विषय समझ में आना बहुत कठिन है। लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि परिवार का थोड़ा संबंध रहा, दादाजी का थोड़ा संबंध रहा, तो विचार अप्रत्यक्ष रूप से समझ में आता है। इसलिए मैं अपने आप से भी कैसे झूठ बोल सकता हूं देश के लिए। इसलिए यह बात स्पष्ट है एकदम। राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बाद भी जो विश्व में हमारा सबसे बड़ा संगठन है, ये मेरा देश अकेले का नहीं है, सबका देश है। गौरव होना ही चाहिए। अगर गौरव नहीं है तो फिर काहे का भारतीय। अमेरिकी को फॉक्स न्यूज एजेंसी पर गर्व है, ब्रिटेन को बीबीसी पर गर्व है, भारतीय को पंचजन्य आरएसएस पर गर्व नहीं होना चाहिए। विश्व के 35 देशों में आप कोई संगठन बना के दिखाएं, पता लगा 100 लोग ये करते हैं, 100 लोग नॉर्थ है, 100 लोग साउथ की तरफ जाने की बात करते हैं। एक विचारधारा नहीं चल पाती। यहां पर करोड़ों लोग एक विचारधारा फॉलो करते हैं और उसमें कोई जाति विशेष का कोई वो नहीं। मैंने बताया अभी, आप भारत के कैबिनेट तक स्तर के कार्यकर्ता, माने क्योंकि जनसंघ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए प्रेरित राजनीतिक संगठन बना, उसके बाद आज का उसका जो रूप है वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन। और भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा परिवार विशेष के लोग शासन करते हैं, ऐसा नहीं। अब अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरी बात को आप आधार मत बने, खुद से पढ़िए। भारत के अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, वहां के मुख्यमंत्रियों से लेके और कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, सामान्य कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जो हुए हैं, वो अलग अलग समुदाय से हैं, अलग अलग जातियों से हैं। उनमें कोई जर्नल सामान्य कास्ट का भी हो सकता है, बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कास्ट के हैं। इसलिए मैं कोई ठेकेदार हूं क्या अपनी कास्ट का? मेरे को मानने वाले 100 लोग नहीं और मैं बोल रहा हूं ये कास्ट उसको मानता है, उस विचारधारा को नहीं मानता है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन और सारी जातियों का संगठन, जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे ऐसे पद बिना किसी जातिगत कोई ऐसे द्वेष या भेदभाव के दिए गए हैं। वहां पर यदि हम ऐसा आरोप लगा रहे, इसका मतलब अभी एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर मेरी बुद्धि इस विषय को समझ नहीं पा रही है तो अभी कुछ प्रयास और करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और मेरे अच्छे कर्म ही मुझे वो प्रयास दे सकते हैं। मुझे केवल भोग दृष्टि देखनी है तो मुझे वो समझ में नहीं आएगा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन द्वेष रखना ये तो बहुत, माने
दयनीय स्थिति इस व्यक्ति की कही जा सकती है। ठीक हो गया। तो उस दृष्टि से हम जब देखते हैं राष्ट्रीयता की दृष्टि से, तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसमें हमें गर्व होना ही चाहिए। अभी कहां यहां राजनीति, हर विषय में राजनीति लेकर आने वाले हैं। यहां पर बैठकर गुरु ना सिर्फ लग्नेश है, वो चंद्र राशि का भी स्वामी है। चंद्रमा चौथा भाव, मातृभूमि भाव में बैठा है। जब रात्रि 12 से 2 ऐसे जन्म होता है सामान्यता, तो सूर्य को ऐसा बोलते हैं रात्रि अभिजित मुहूर्त का लाभ मिलता है। जैसे दशम भाव हमारा सामान्य ऑफिस स्टेटस माना जाता है, इसके सामने वाला चौथा भाव जिसको हम इसके फ्रंट मैंने इसके सामने अपोजिट बोलते हैं, तो दोपहर 12 से 2 का समय सूर्य यहां होता है। रात्रि 12 से 2 सामान्यता, उसमें जैसे ठंड के दिन गर्म के दिन में थोड़ा अंतर हो सकता है, बाकी सूर्य महाराज यहां होते हैं। तो सूर्य महाराज रात्रि अभिजित मुहूर्त का लाभ दे रहे हैं, यानी जैसे ये भवन है, मातृभूमि है, और सूर्य यानी राजा भवन के बाहर है। मतलब डॉक्टर साहब से मिलने वाले बड़े बड़े राजनीतिज्ञ डॉक्टर साहब से मिलने आया जाया करते थे, और बहुत सम्मान। सूर्य माने राजा, सरकार, सत्ता। लेकिन वो कौन से नक्षत्र में है? रेवती नक्षत्र, गंडांत, मोक्षा, डिटैचमेंट, ये जो नक्षत्र होते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है, मैं इसमें यह बात भी क्लियर करना चाहूंगा, हम हर चीज को केवल अर्थ और कामना पूर्ति तक देखते हैं। अर्थ यानी पैसा पैसा, कामना पूर्ति यानी वो मेरी विश, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, बस मुझे ये चाहिए। इसलिए हम कुछ नक्षत्रों को कम अच्छा मानने लग जाते हैं। लेकिन जो ये मोक्षा छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, सामान्य व्यक्ति इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और वो ऐसे संगठनों या ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जब कुछ ऐसे शब्द बोलता है, तो उसका मतलब बेचारा अभी बेचारा ही है। वो उसके लिए हमने एक शब्द निकाला है, बेचारा एलिजिबल नहीं है अभी, तो कैसे पहुंच जाएगा वहां तक? तो इसलिए ध्यान रखना है, ये जो धर्म का पालन किस लिए करते हैं? ताकि एक दिन इस बंधन से मुक्त हो जाए। वो ठीक बात है, धर्म यानी कर्तव्य परायणता जब हम करते हैं, तो अर्थ भी है, जरूरी है, और निश्चित समय तक कामना पूर्ति, और फिर अंततोगत्वा मुक्ति। लेकिन अभी हम केवल धर्म को कामना पूर्ति और अर्थ तक सीमित रखते हैं। मुक्ति क्या है, कैसी होती है, उससे मतलब नहीं। तो जो नक्षत्र गंडांत वाला पार्ट है, ऐसे नक्षत्र हैं जो गंडमूल नक्षत्र माने जाते हैं, उनमें एक डिटैचमेंट रहता है। तो इसलिए सांसारिक व्यक्ति जो होते हैं कि नहीं, उसको थोड़ा प्रॉस्पेरिट करना पड़ेगा, लंबा जीवन जियो, सब लोगों के साथ रहो, अपना अर्थ भरो, अपना कामना पूर्ति करो, हमारे लिए वो सांसारिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें वो विचार भी हमारे अंदर आना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट, मतलब नहीं तो अधूरा आ जाएगा। अर्थ और कामना पूर्ति करता हूं मैं, जब बात करती है समाज के लिए डोनेट करना है, लगाना है, वो नहीं है मेरे को पता। तो जो मुक्ति हाउसेस हैं, मुक्ति ग्रह हैं, मुक्ति के नक्षत्र हैं, उनका अपना ही तो चौथा भाव समझते हैं, मोक्ष। मोक्ष त्रिकोण में आप 4, 8, 12 इन भावों को मानते हैं। और नक्षत्रों में आप समझते हैं, नक्षत्र गंडांतों की बात होती है तब रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं पाइसेस खत्म हो जाता है, रेवती के बाद फिर मीन खत्म। तो जब भी वो मोक्ष का आखिरी फेज चल रहा होता है और वो आगे अग्नि पाठ से जुड़ रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, गंडमूल नक्षत्र, नक्षत्र गंडांत। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष के बाद फिर से धर्म शुरू होता है, तो उसी ऑर्डर में ये खत्म हो रहा है। और उसके बाद क्या शुरू होगा, मेष। मेष क्या, अग्नि तत्व राशि, ये क्या है, जल तत्व। तो जल तत्व राशि जो मोक्ष पाठ को रिप्रेजेंट करती है, इसका अंतिम चल रहा है, अग्नि शुरू हुआ, तो जो इसके आखिरी में नक्षत्र आएगा उसको नक्षत्र गंडांत, यानी छोड़ दिया। और वो छोड़ना ही सबसे कठिन काम है। हर चीज को ग्रहण करना, हाय मेरा अपने लिए,
सामान्य विचारधारा तो संसार तक सीमित है, खोटा सिक्का है, मरने के बाद उस धन का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जीवित है तब तक हमें हमारा जो भी हमारे ऊपर लायबिलिटी, हम पर जो कुछ कर्तव्य हैं उनके लिए जो निश्चित अवधि तक मिलने वाला अर्थ और कामना पूर्ति वो चल। लेकिन अगर हमने अपने धर्म का पालन किया और हमें मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति यानी क्या, ये चक्र हम हर जीवन बार बार नहीं चलाने वाले हैं, वही छोटे हुए फिर बड़े हुए फिर ये अंततोगत्वा हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ कर्म होना चाहिए जो हमें परमात्मा से मिला दे। तो वो जो कर्तव्यनिष्ठ अनुशासित, पूर्ण अनुशासित कर्म है, उसी को मोक्ष डिग्रियां मोक्ष प्लैनेट के साथ रिलेट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये चौथा भाव मातृभूमि के लिए माना जाता है। तो मन कहां रिलेट करेगा? मातृभूमि। ठीक है। तो और मन वही है चौथे भाव में, लग्नेश प्रथम भाव में है। तो जहां पैदा हुए वहीं ज्यादातर समय जीवन व्यतीत किया, वहीं से राष्ट्रीय सेवा संघ की स्थापना के बाद उसका विस्तार किया। तो चौथा भाव सामान्यतः हमारा मन कहां है? भवन भाव। ठीक हो गया। और आप समझ रहे, प्रतिपदा यानी अमावस्या के अगले दिन। और इसके अलावा भी अगर हम चंद्र कुंडली से ऑफिस प्रोमाइसिस देखते हैं तो खुद का जो ऑब्जर्वेशन अपनी लाइफ के लिए होता है वो चंद्रमा से दशम भाव में बृहस्पति मूल त्रिकोण राशि में केतु के साथ बैठे, बहुत ही अपनी दृष्टि से। एक तो होता है व्यक्ति केवल सामाजिक दृष्टि से बड़ा, उसका जो स्टेटस है बड़ा मजबूत है, लेकिन डॉक्टर साहब के चार्ट में हम देख रहे हैं चंद्रमा से जब गिनेंगे तो दशम भाव में बृहस्पति जैसा पूर्ण सात्विक ग्रह, डिटैचमेंट प्लैनेट केतु के साथ बैठा है। छोड़ना क्या होता है, ये इस प्रकार के व्यक्तित्व से हम सीख सकते हैं। बिकॉज हमने चार्ट क्यों लिया है, जैसे मैंने बोला कि ये तो दुस्साहस है हम जैसे लोगों का कि हम डॉक्टर साहब को समझाने का प्रयास करें। मैं नहीं समझा सकता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता से इनके चार्ट के जो कुछ अच्छे पहलू हैं उनका इस्तेमाल अपने जीवन को या अपने साथियों को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो चंद्रमा से दशम भाव में सर्वष्टक वर्ग का भी पूरा बल है 33। ठीक हो गया। फिर बृहस्पति और केतु पंचम भाव में है, माने पंचम भाव में प्रभाव उनका दृष्टि के साथ है, और नवम भाव में भी है। 1 5 9 ये किस लिए माना जाता है? 1 5 9 धर्म, कर्तव्य परायणता, छोड़ना नहीं है, जो मिला है कर्तव्य करना ही है। इनके स्वामी अगर आप देखें पंचमेश, मंगल अपनी मूल त्रिकोण डिग्रियों में है। ठीक हो गया। मंगल यानी कमांडर इन चीफ। अनुशासन क्या है वो ऐसे व्यक्तियों से पूछें आप जिनका मंगल जैसा ग्रह मेष राशि में और वो भी मूल त्रिकोण डिग्रियों में। मतलब मेष राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिग्रियों में वो मूल त्रिकोण का मतलब होता है अपना ऑफिस का जो रूप है, अपना जो पूर्ण अनुशासन है, वो मूल त्रिकोण डिग्रियों में ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा हाईलाइट करता है। तो पंचमेश्वर राशि का हो गया। ठीक है। नवमेश कौन? सूर्य। सूर्य बृहस्पति के घर में बैठा है और सूर्य का डिपॉजिटर उनका बहुत अच्छा मित्र है, उससे केंद्र में है। चंद्रमा और गुरु तो एक दूसरे से केंद्र में है ही हैं, साथ में नवमेश, लग्नेश और चतुर्थेश भी एक दूसरे से केंद्र में है। तो 1 5 9 में से 2 तो स्वामी स्वराशि के हो गए, और नवमेश जो है वो बैठा हुआ है प्रथम भाव के लॉर्ड है उनके घर में, माने बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। और ये जो बल है वो हम
चंद्रमा से भी, चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। चंद्र कुंडली से देखिए, प्रथम भाव का स्वामी यानी पहला लक्ष्मी त्रिकोण, या कहें धर्म राशियां, जो माने धर्म अर्थ काम मोक्ष में से बोलते धर्म भाव, तो धर्म भाव अगर चंद्र कुंडली को पहला मान लेते हैं, कर्तव्य परायणता, ज़ोडिएक की ये मोक्ष राशि है, मीन राशि, लेकिन तत्काल में अगर इसको प्रथम भाव मान लिया जाए तो प्रथम भाव में हमें धर्म को जोड़कर देखना है। तो धर्म और मोक्ष का मिलन, इसका स्वामी बृहस्पति जो स्वराशि है, मैंने बताया अपने से 10th में बैठा है। फिर आते हैं पंचमेश, चंद्रमा। चंद्रमा फिर एक लक्ष्मी त्रिकोण दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में जाके बैठा है, बहुत बढ़िया। माने जो निश्चय करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। हजारों लोग चाहते हैं कि मैं कोई क्रांति लाऊं, कितने लोग मानने वाले हैं? सबकी इच्छा है, हर 2 में से 1 आदमी की यही इच्छा है, मैं एक ऐसा विचार बनाऊं। कौन सुनने वाला है, कौन मानने वाला है? जब हम खुद कर्तव्य परायण नहीं है, हम पर दैवी आशीर्वाद नहीं है, कोई नहीं मानता है। और जब हम कर्तव्य परायण हैं, हम पर कोई दैवी कृपा है, तो एक नहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। और कहने वाले चाहे जो मर्जी कह दें, लेकिन वो बढ़ता ही रहता है, वो बढ़ता ही रहेगा। वो मैं आपको अभी आगे भी तात्कालिक दशाओं पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने 1 हफ्ते पहले रिकॉर्ड करने का विचार बनाया था। मैं तभी भी अपने आप को, मैंने काफी समय लगाया, मैं सोच रहा था, मैंने काफी पढ़ा है, अभी भी मैं अपने आप को कम ही मान रहा हूं मैं, कि इतना अधिक कैसे इन्होंने तय कर लिया। आप जिस भी फील्ड के बारे में विचार करेंगे समाज सेवा विषय में, वहां पर इनकी एग्जिस्टेंस है। सेवा भारती आप विचार करें, मजदूर संघ विचार करें, किसान संघ विचार करें, सम्मानित विद्यार्थी परिषद की बात करें, स्वदेशी जागरण मंच की बात करें, मतलब कोई फील्ड छोड़ा नहीं है। और ये कोई एक जिले का एक संगठन नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और ये कहां से बिलोंग करता है? भारत का। राजनीतिक मतभेद है, इसका मतलब ये है क्या मेरे भारत का नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर मातृभूमि का ऋण आपने चुकाया नहीं है, रोते रहिए। क्योंकि हमें कई बार हमें बड़ा वो अहंकार हो जाता है, मैं ये कर सकता हूं। तो ये बात याद रखिएगा, अगर अहंकार है तो अहंकार का तो अच्छों का टूटता है, अगले जन्म में नहीं, यही टूटता है, कहीं अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं, यही टूटता है। इसलिए अपनी सीमा नहीं लांघनी है। जब भी हम बात करेंगे अपने देश के बारे में, अगर देश की अचीवमेंट कुछ है, देश का गौरव है, तो राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बाद भी मानना पड़ेगा। हम पर ना जाने कितने ऋण हैं, ग्राम देव, पितृदेव, कुल देवी, क्या उनका एहसान नहीं चुकाना है क्या? बट अगर नहीं चुकाना है, ठीक बात है, फिर आप देख लीजिए, आप जब पिटाई होती है भाग्य स्वरूप में व्यक्ति की, फिर व्यक्ति चिल्लाता है। तो अभी ये विचार, अभी आपको इतना समझ में आया कि चाहे आप चंद्र कुंडली से देख लीजिए। अब ये नवमेश कौन है? मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मूल त्रिकोण डिग्रियों में बैठा हुआ है। लग्न से, ये समझिए क्या बोल रहा हूं, लग्न से पंचम भाव क्या होता है? डिग्री सर्टिफिकेशन, आप कितने सर्टिफाइड हैं। कोई भी राह चलता कुछ भी बोलेगा, उसकी बात ऐसे मान लेंगे क्या? पूछेंगे ना कितना ऑथेंटिक है आप, कोई कुछ पढ़ा हुआ है, आप कुछ ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। आज के समय का कुछ आधुनिक और पुराने समय का कुछ, आपको पुरातन का कुछ है ज्ञान, या मुंह में जो भी आता है बक देते हैं बस। कहता नहीं सर, मैं आज के समय का भी सर्टिफाइड हूं, मैंने डॉक्टरेट किया है, मैंने
मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने एलएलबी किया है। तो आज के समय के अनुसार भी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है सर्टिफाइड बनाता है, वो पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में मंगल अपनी, मैंने बोला मूल त्रिकोण डिग्रियों में है। उस समय का हम कह सकते उच्चतम, बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर बनने के बाद वहां पर आपको ऐसे पूरा प्रस्ताव भी मिला कि आप अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। लेकिन लग्न में गुरु केतु है ना, हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, जस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं लंबे समय से, जानते हैं वो डिटैचमेंट देता है। शुद्ध ज्ञान, विजडम बृहस्पति के पास है। एरे गहरे का बस का नहीं है ये। इस प्रकार का चार्ट कोई और, इतना भारी चार्ट है, उसका भार वहन नहीं कर सकता है। मतलब मैं चाहे कितना ही प्रयास कर लूं, मैं इस विचार को समझ ही नहीं पाऊंगा। कैसा, किस स्तर का वैराग्य व्यक्ति को दे देता है। और ये यदि हमारा शिक्षा भाव, जिसको हम शिक्षित होना आज की भाषा में बोलते हैं, तो ये हमारा विद्या भाव कहा जाता है, चौथा भाव। यानी एजुकेशनल एबिलिटी चौथे भाव से देखते हैं। कई बार कोई व्यक्ति, उसको गुरु परंपरा से शिक्षा मिल गई है, वो माने विद्वान बोल देते हैं, है, लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ, चौथे भाव और पांचवें भाव दोनों को ही बल मिल गया। चौथे भाव में चंद्रमा सूर्य बैठे हैं, जो बृहस्पति के अच्छे मित्र हैं। डिपॉजिटर जो फैसला करता है, फेल और पास का फैसला घर वाला करता है ना, तो घर वाला कौन है? चौथे भाव का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। पांचवा भाव हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन, स्वामी स्वराशि का है, मूल त्रिकोण डिग्रियों में। इलाज करेंगे, पैसा नहीं लेंगे। है हम में से कोई ऐसा? मतलब हो सकते हैं, लेकिन ये विचारधारा बहुत उच्च कोटि की है, नहीं मिल सकती है। आज अगर मेरा परिवार में कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसको कहते हैं इतने लाख का पैकेज, इतने करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए, नहीं तो पैसा हमने, क्या बोलते हैं, हमने व्यर्थ कर दिया। अगर वो सेवा के लिए चला जाता, बोलते कि ये ठीक नहीं है, तो सोचिए वो क्या विचारधारा रही होगी। तो इसलिए हम वो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं ना, मेरा वो डायाफ्रेम का जो फ्रीक्वेंसी है, वो उसको कैच ही नहीं कर सकता है, वो एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता है। वो ये विचारधारा कैसे कोई कर सकता है? लेकिन ये त्याग तपस्या समझने के लिए सेवा करनी पड़ती है। किसी की बात मानने, हम कभी समझाओ गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, गुरु के साथ रहकर उनकी आज्ञा में रहे हैं, उनकी डांट भी खाई है, तो समझ में आएगा, नहीं तो समझते रहिए। क्लियर हुआ? हालांकि वो केतु का संबंध एक प्रकार के डिटैचमेंट, यानी अपने अपने शारीरिक सुख, रति सुख को भी वो त्यागने की बात करता है। और साथ में गुरु की भी सात्विक दृष्टि है, तो पूर्ण सत्व बल, पूर्ण ब्रह्मचर्य। क्योंकि देखिए, हम जब भी बात करते हैं कमांडर इन चीफ मंगल पर जब गुरु जैसा ग्रह डिटैचमेंट प्लैनेट केतु के साथ प्रभाव में देखता है, तो ये ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करने वाला होता है। ये हमारे लिए एक, सभी जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कहीं आप चार्ट पे लगा के देखना चाहें तो ठीक हो गया। और उसके बाद कोई विषय जो हमने लिए, देखिए लग्न लग्नेश को देखना है, चंद्र चंद्रेश की स्थिति, मातृभूमि का कारक भाव चौथा भाव, कारक ग्रह चंद्रमा की स्थिति देखें। मातृभूमि भाव मन का कारक चंद्रमा, लग्नेश गुरु, स्वराशि में जन्म से ही सभी महत्वपूर्ण कार्य किए। मैंने बताया जैसे बालपने से ही अपने आप अपनी मातृभूमि का बड़ा गौरव था। 8 वर्ष का, फिर 12 वर्ष की उम्र में भी स्कूल में, जिस ये स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर कोई अंग्रेज अधिकारी जब आया तो उसका स्वागत किया वंदे मातरम से।
और सभी को बोला गया कि आप लोग जिसने वंदे मातरम गाया है बोल दीजिए गलती हुई तो हम क्षमा कर देंगे। सबने मान लिया। डॉक्टर हेडगेवार जी, मैंने 12 साल की उम्र में ऐसा विचार था, बोले मैंने कोई गलत तो नहीं किया है, देश मेरी मां है, वो मेरा मातृभूमि है, वो उसकी वंदना करना अगर अपराध है तो ये अपराध तो होता ही रहेगा मुझसे। स्कूल छोड़ दिया लेकिन अपना ये गलत बोला है मैंने स्वीकार नहीं किया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उस समय पर डॉक्टर बन के दिखाया, तो ये कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। लग्न में ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति मोक्ष कारक केतु के साथ वैराग्य से धर्मनिष्ठ कर्तव्य कराने की प्रेरणा देता है। विद्या और शिक्षा भाव के स्वामियों की बली स्थिति ने विद्वान और शिक्षित बनाया। पराक्रम का कारक ग्रह, डरते थे ही नहीं वो। मतलब एक तो होता है कोई व्यक्ति भाई हम लड़ेंगे मार देंगे, मतलब उसका वो एक वायलेंट रूप। एक होता है कि नहीं हम अटैकिंग मोड नहीं लेकिन हम निर्भीक है, डरते नहीं। जब मंगल अपनी मूल त्रिकोण डिग्रियों में है, कमांडर इन चीफ काहे का डर? डर नहीं है, अपने साथ रहने वाले सभी लोगों को निर्भीक कर देंगे। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि व लग्नेश राशि स्वामी बृहस्पति क्षत्रिय राशि धनु में, तो उसका पूरा प्रभाव डॉक्टर साहब के भी जीवन में दिखता है। और आप अभी हम जब आरएसएस के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे, इसीलिए हमने छोटे रूप में लिया है, एक ब्रीफ सा आइडिया जब पढ़ेंगे तो आपको वो बात भी समझ में आएगी। लग्न और चंद्र कुंडली से प्रथम पंचम और नवम भाव की स्थिति हमने देख ली। ये हमारा अर्जित पुण्य होता है। भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा? मैंने बताया हर आदमी चाहता है ऐसे तो मैं ये कर लूंगा, मैं ये संगठन बनाऊंगा। अरे मानता कौन है? 100 लोग मानने लग जाते हैं तो पता नहीं कितना अहंकार बढ़ जाता है। अभी जब करोड़ों लोग मानने वाले हैं फिर भी एक सीमा पे रहकर कार्य करना, ये कोई बहुत ही ऐसा विचार वाला कर सकता है जहां पर बृहस्पति केतु हमेशा ये बात याद दिलाता रहता है कि नहीं, हमने ये जो भी किया है समाज के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है। ये तो नारे ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, मेरे लिए नारे लगे, मेरे फॉलोअर है तो मेरा ही नारा लगाएंगे और किसका लगाएंगे? ये भारत माता की जय थोड़ी बोलेंगे, ये मेरी जय बोलनी चाहिए, ऐसा ही विचार रहता है सबका। लेकिन कभी भी डॉक्टर साहब ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया। आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ की भी बारे में जैसे मैंने पढ़ा, वहां पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नेता आगे इसकी जय जय करो। अब ठीक हो गया। मैंने आरएसएस का भी अगर हम पैरेलली थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें, धनु लग्न मिला है, राशि स्वामी शनि है जो उच्च का है। उच्च का कहां बैठा है? 11वें भाव में। और शुक्र और शनि का मिलन प्रबल इच्छा पूर्ति कहे धन योग। आरएसएस का जो विचार सबके सामने जब रखा गया, उस समय का जो चार्ट बन रहा है, उस समय पर दिवा अभिजित मुहूर्त, सूर्य जो है 10वें भाव में है, धर्म कर्म अधिपति योग है। माने 5th लॉर्ड कौन है? सूर्य। 9th लॉर्ड कौन है? सूर्य। 10th लॉर्ड कौन है? मरकरी। दोनों का संयोजन धर्म कर्म अधिपति योग का मतलब होता है जो राजयोगों में सबसे प्रबल राजयोग है। एक तो फेम ऐसा होता है ना भाई, आज है कल नहीं होगा भाई। जैसे मैंने कोई टारगेट अचीव कर लिया तो 10 दिन लोगों ने मेरी बड़ी वाहवाही कर दी, उसके बाद कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ तो बस मैं समाप्त हो गया, मैं चमकना बंद हो गया। ऐसे समय पर इस संगठन की स्थापना हुई है कि वो चमकना बंद ही नहीं होगा, आजीवन रहेगा उसका प्रभाव। धर्म कर्म अधिपति योग। साथ में कौन बैठा है? मंगल 10वें भाव में, उसको डायरेक्शनल सेंस मिलती है। आप जानते हैं भौचक्र में मंगल 10वें भाव में मंगल की उच्च राशि पड़ती है, मकर राशि। ज़ोडिएक भौचक्र में 10वें भाव में मकर राशि में उच्च का माना जाता है। एक प्रकार
राजा को एस्कॉर्ट करने के लिए कमांडर साथ में है और साथ में प्रिंस भी है, ऐसा विचार दशम भाव दे रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा, बुद्ध जिसके साथ बैठता है वैसी विचारधारा वाला हो जाता है। बुद्ध को वैसे भी सूर्य से कोई परहेज नहीं। मंगल बुद्ध अलग होते तो एक वैचारिक मतभेद हो सकता था, लेकिन सूर्य को बहुत रिगार्ड करते हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए सूर्य और बुद्ध का यहां बैठकर धर्म कर्मति योग बनाना, साथ में मंगल का एस्कॉर्ट करना, मंगल जो पंचमेश भी है, बैठना बहुत प्रभावशाली समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान देगा और इच्छा पूर्ति भी कोई कम नहीं रहेगी। आप सोचिए 1925 आज 2025 100 साल होने वाले हैं, मतलब 100 साल हो गए हैं। अगर हम मंथ तक जाएंगे तो अभी 1 महीना लगभग शेष है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय 26 तारीख है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 साल में अगर शुरुआत कहां से करी थी तो बालकों से शुरुआत की थी। कुछ छोटे छोटे बच्चे 12-12 13-13 साल के बच्चों के साथ आरएसएस की शुरुआत हुई शाखा लगाने की। और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन, बताइए ना करके, आप करके तो दिखाइए। आप ऐसे बोल देना मुंह से कुछ भी, कितने लोग मानने वाले हैं? 100 लोग, 200, 1000, बस इतना ही है। और कितना सीमा है? 1 लाख मानते तभी भी। ऐसा संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, कोई आसान काम नहीं। और इसमें कोई एक अकेली जाति का योगदान नहीं है। अगर हमें दिखता नहीं है तो इसका मतलब क्या है? क्या ही बोले, या तो बुद्धि नहीं है या नेत्र नहीं है। सभी जातियों का योगदान है, सभी जाति। ऐसे कैसे 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता बन जाएंगे भाई? विद्या भारती के पढ़े हुए बच्चे, मैं कहता हूं कॉन्वेंट के पढ़े हुए के बराबर या उससे ज्यादा ही हैं। विद्यार्थी परिषद इतना अनुशासित ढंग से अपने कार्य करता है। और जहां तक मैंने बोला ना, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भाई, ये कोई गली नुक्कड़ का संगठन नहीं है। तो अगर संगठन में 0.0001% कोई कार्यकर्ता ऐसा निकल जाता है तो इसका मतलब ये संगठन में कोई दोष है क्या? कौन सा स्टैटिक्स लगाया जाता है समझ में नहीं आता। मतलब आज तक कभी मैंने धर्म का पालन नहीं किया और उंगली उठाता हूं धर्मराज युधिष्ठिर पर। उन्होंने एक बार बोला था, अश्वत्थामा मारा के बोला था भाई, बोला था वो झूठे हैं वो। तो दयनीय है बेचारा जो बोल रहा है। जब कभी बुद्धि ठीक होगी तो समझ में आएगा। जिंदगी में जिसने केवल झूठ ही बोला है, जब ऐसा व्यक्ति भी धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में बात करता है तो हंसी भी आती है, शर्म भी आती है। इसीलिए यहां पर आरएसएस के बारे अगर आप इनके इसको क्या बोलते हैं, अगर पूरी इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय का अर्थ यहां पर क्या है आपने कहीं पढ़ा है वो मुझे पता नहीं। राष्ट्रीय का अर्थ इनके अनुसार, राष्ट्रीय का अर्थ होगा 3 रिक्वायरमेंट हैं। मैं जहां रहता हूं उस देश को अपनी मातृभूमि मानूं, केवल भोग भूमि नहीं कि मुझे यहां से, मैंने बोला ना अभी, ये अर्थ उसको समझ में आ ही नहीं सकता जो केवल अर्थ और कामना पूर्ति के लिए है। मुझे यहां से मेरा जन्म हुआ है, मेरा वो अनकंडीशनल लव है इस जमीन के प्रति। मातृभूमि माने, भोग भूमि मानता है तो फिर राष्ट्रीयता गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऐतिहासिक समानताएं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पूर्वजों ने कुछ संकट आया, प्राण संकट आया तो पूजा पद्धति बदली, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हम सब एक हैं। ये जो मानता है वो राष्ट्रीय धर्म या राष्ट्र पर खरा उतरता है। और तीसरी, हमारी मान्यताएं एक जैसी होनी चाहिए। अगर मेरे लिए भगवान राम अच्छे हैं तो सबके लिए भगवान राम अच्छे होने चाहिए। अगर मेरे लिए रावण अधर्मी है तो सबके लिए रावण अधर्मी होना चाहिए। ऐसे तो सारे जीव हैं, कोई ना कोई गुण होता ही है, लेकिन यहां जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, अब जो कहने वाले ऐसे ऐसे हैं कि सर वो कौरव भी अच्छे थे, कितना अच्छा था, लेकिन जब हम धर्म युद्ध की बात करते हैं तो धर्म पक्ष पर हम पांडवों को ही मानेंगे। एक
राष्ट्रीय विचारधारा। स्वयंसेवक का अर्थ यहां क्या है? सामान्यतः सेवक का अर्थ क्या होता है भाई? जैसे जो सेवा करता है, इंग्लिश में सर्वेंट के साथ उसकी तुलना करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मैं बोल रहा ना एग्जैक्टली कुछ शब्द है ही नहीं हमारे हिंदी के साथ या संस्कृत के साथ मिलते जुलते। एग्जैक्ट नहीं है, मतलब मिलते जुलते तो है, एग्जैक्टली नहीं है कि भाई कोई सेवा करता है, कुर्सियां लगाता है, वो सब सेवा करने वाला है। यहां पर वो स्वयं सेवक है, क्योंकि ये देश उसकी माता है, और माता के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए उसको कोई मानदेय क्यों मिलेगा? कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है यहां पर, और निष्ठा के साथ करना है, मजबूरी या डर से नहीं करना है। मेरा देश है तो कौन करेगा? वो स्वयं सेवक है। और संघ यानी ऐसों का समूह। तो जब भी कभी कोई व्यक्ति अपने आप को देखे कि मुझ पर कोई प्रहार कर रहा है, तो मैं अपने आप को संघ यानी समूह में मानूं, अकेला ना मानूं। ये राष्ट्रीय सेवक संघ का विचारधारा। और उसमें फिर माने परिभाषा आरएसएस के हिसाब से, और फिर आप समझते एक आरएसएस का शाखा भी लगती है। शाखा यानी एक प्रकार ब्रांचेस, जहां पर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में कुछ बौद्धिक और शारीरिक कार्य होते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो क्या सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं? मतलब आरएसएस की शाखाओं में ये 5 चीजें आनी चाहिए। वो मतलब वो हिडन सीक्रेट है, ऐसे आंखों से सीधा नहीं दिखेगा, थोड़ा समय लगाकर। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है। शाखा में जा रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, क्या सीखा है हमने? पहली चीज समानता, एक समान। भारत के कितनी भी जातियां हो, वहां पर शाखा में जाने वाले व्यक्ति को ऊंच नीच, काला गोरा, बड़ा छोटा, ये सब नहीं देखना चाहिए। अगर वो देखेगा अपने आप ही वो अलग हो जाएगा। समानता, कोई कहीं का होगा, अधिकारी होगा, वहां पर उसको एक समान एक पंक्ति पे ही बैठकर खाना खाना पड़ेगा। खाना बनाने वाले भी वही, खाना खाने वाले भी वही। दूसरी चीज जो यहां सिखाई जाती है, जो मैंने अपने रिकॉर्डिंग से पहले पढ़ा, समझा, दूसरा विषय है यहां पर कोई ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्व, माने खेल होता है, प्रतियोगिताएं होती है, स्पर्धा होती है, लेकिन उस स्पर्धा का, उस कंपटीशन का कोई बुरा असर ईर्ष्या द्वेष के रूप में नहीं। अगर ईर्ष्या द्वेष वहां है, अभी भी है, अब वो अपने आप ही अपना रास्ता बदल लेता है। तो यहां का जो कार्यकर्ता कहें या जो शाखा में जाने वाला व्यक्ति है, उसको ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। तो ये तो सारी बातें वही हैं जो हमने शास्त्रों में पढ़ी हैं। ये तो सबको होना चाहिए ये गुण। तो तीसरा क्या है? तीसरा गुण जो है, हम जहां इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन नहीं तो टूटेगा। किसी भी बड़े अधिकारी के आने पर उसने कुछ अच्छी बात बोल दी, उसके सम्मान के लिए नारे लगा दिए, अनुशासन भंग नहीं होगा। बड़ा भी वहीं, छोटा भी वहीं। अगर आज्ञा बड़े को मिली है, वो ठीक है, कार्य करने के लिए वो अधिकारी हो सकता है, लेकिन वो भी स्वयं सेवक है। सामान्य व्यक्ति जिसको कोई अधिकार नहीं, वो भी स्वयं सेवक है। बिना दंड के भी अनुशासन, ये उसको तीसरी रिक्वायरमेंट, बेसिक, मतलब ये उसको आना चाहिए, ये सीख जाना चाहिए उसको। चौथा कि सब अलग अलग विचारों का मिलन है। जैसे हम ज्योतिष में भी पढ़ते हैं, सत्व रज तम का मिलन है। ये सृष्टि सत्व रज तम का मिलन है। सत्व यानी हम बोलते हैं कि एक ब्रह्मा माने विष्णु जी का रूप सात्विक है, और ब्रह्मा जी का रूप राजसिक है, शंकर जी का रूप तामसिक है। फिर भी तीनों में हम कोई विभेद दृष्टि नहीं करेंगे। मतलब अगर किसी कार्यकर्ता के गुण, दोष हमें दिखाई देते हैं, हम उनकी चर्चा बहुत नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे ही नहीं। हम केवल गुणों की चर्चा करेंगे, और वो भी सीखने के लिए, किसी के अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। किसी में कोई कमी है, कोई दोष है, वो नहीं गाया जाएगा।
मतलब ये बात पहले ही बता दी जाती है कि सत्व रज तम के बिना सृष्टि नहीं चल सकती है। अगर आपको वो अंतर दिखता भी है तभी भी वो इस प्रकृति का पार्ट है। एक काम को करने के लिए सभी जगह आप देखिए कि कोई अधिकारी बनाया जाता है, उसके नीचे फिर कैप्टन बनाया गया है, फिर लेफ्टिनेंट बनाया गया है, फिर उसके नीचे अलग अलग सूबेदार ऐसे बनाया गया है, सिपाही बनाया गया है। तो हम इसका मतलब क्या विभेद कर रहे हैं? ये हमने क्या डिवाइड एंड पॉलिसी बनाई है क्या? ऐसा नहीं है। ये रूल जो माने कार्य करने के लिए हमें सबका कार्य बांटना ही पड़ता है। तो सत्व रज तम होने के बाद भी हम किसी के दोषों को नहीं चर्चा करेंगे। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अगर राष्ट्रीय सेवक संघ की शाखा में जा रहे हैं तो सादा जीवन ये आना चाहिए। और ये किसके लिए? ये तीन, रोटी कपड़ा और मकान, माने खाने में सरलता। भोजन कोई 5 स्टार होटल में नहीं बनेगा कार्यकर्ताओं का, सामान्य बनेगा और या कहीं अपने घर से लेकर आएंगे, उसको खिलाएंगे। जो भी मतलब बाहर से कोई आने वाले अधिकारी हैं, या एक यहां विशेष शब्द इस्तेमाल होता है प्रचारक, तो उसको सब लोग अपने भवन से, अपने घर पे बिठा कर खिलाएंगे। रोटी कपड़ा, यानी उसका पहनावा बहुत ही सादगी भरा होना चाहिए। सामान्य कोई कपड़ा उसके शरीर पर है, सादगी कपड़ा। और मकान, उसको ठहरने की व्यवस्था कोई बहुत बड़े होटलों में नहीं होगी। कोई गांव के बाहर कोई मंदिर है, कोई आश्रम है, कोई मठ है, या कोई किसी का अपना घर है, वहां पर उसको रहने की व्यवस्था करेंगे। अगर ये 5 चीजें आप देख रहे हैं, ये तो सबको चाहिए, हमको मिल जाए, सबको मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हमारे बच्चों में जो हजारों दोष हैं, अहंकार है, वो तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने इस विचार को कभी समझा नहीं है। तो ये बड़ी समानताएं हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, जिस समय पर आरएसएस की स्थापना हुई थी उस हिसाब से अभी जो विंशोत्तरी दशा लगी है पिछले 3 वर्षों से, वो शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र धनु लग्न का जो चार्ट बना आरएसएस का, जहां पर शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में शनि उच्च के साथ बैठे हैं, और वो एक प्रकार से कामना पूर्ति भाव है, नेटवर्किंग भाव है, प्रिय मित्रों का भाव है। और शुक्र का काम एक और भी है इस चार्ट में, 6th लॉर्ड भी, 6 यानी कंपटीशन ओवरकम करना बिना झगड़े। तो 2022 से 2042 20 साल की विंशोत्तरी दशा, और इसमें इच्छा पूर्ति में कोई कोर कसर नहीं रह जाएगी। जितनी इच्छाएं हैं और इनके जो मित्र हैं, माने इस संगठनों के जो भी मित्र होंगे, उनको वो सब प्राप्त होगा जिसका लौकिक या पारलौकिक लाभ वो उठाना चाहें। और बिना लड़े ही इनका लिटिगेशन हैंडल, माने शत्रु अपने आप बिना लड़े भाग जाएगा। 6ठा भाव शुक्र, आप जानते हैं वो मतलब ढिशुम ढिशुम करके पटकनी नहीं देता है, कागज लिखता है, सामने वाला खत्म। मतलब बुध और शुक्र का जो फाइटिंग लड़ाई है उसमें मतलब ये बस, आप जानते हैं शुक्र गुरु है, वो जानता है कैसे पॉलिसी बनानी है। और बुध भी बोलने में बड़ा वाचाल है। तो इनका जो 6th लॉर्ड है आरएसएस के चार्ट में, वो वीनस है। और वीनस की महादशा भी 3 साल पहले, वो सबसे बड़ी महादशाएं होती है शुक्र की, 2042 तक इनके जो भी सहयोगी हैं उनका लाभ होगा। इनका जो भी, इसको 6ठे भाव को क्या बोलते हैं, रिपु, लिटिगेशन, बिना लड़े हार जाएंगे, भाग जाएंगे, हार जाएंगे। ये 6 देख रहे हैं आप, उल्टा शत्रुओं से भी लाभ मिलेगा। तो बहुत ही बलशाली चार्ट है। और मैंने ये चार्ट केवल इसलिए लिया, मैंने राशि स्वामी भी उच्च का है, राशि स्वामी यहां कौन है, शनि, और लग्न लॉर्ड की भी स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने ये चार्ट इसलिए समांतर रूप से लिया ताकि डॉक्टर हेडगेवार जी के चार्ट में और इनके द्वारा स्थापित संगठन के चार्ट की सिमिलैरिटी देखें आप, तो आपको समझ में आएगा क्या गजब कॉम्बिनेशन है।
तो इसीलिए इन जैसे युग पुरुष कोई माने कोई शताब्दियों में कोई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसलिए हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर हम कोई ऐसी ओझी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे मेरा ही अपमान होगा। सीधी बात यह है, क्योंकि ये तो मैं क्या बोला, मेरा तो डायफ्रेम ही वो मेरे रडार में ही नहीं आने वाले। 1 करोड़ का संगठन है, मेरे जानने वाले कितने लोग हैं? कहता है सर मेरे 1 लाख लोग जानने वाले। तभी भी ऐसा संगठन दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। खोज के बताइए, आपको मिलता है तो बताइए आप। मैंने तो पूरा पढ़ा तब समझ में आया। मजदूर संघ, सामान्यतः जब उन दिनों पर ये बात चल रही थी, भारतीय मजदूर संघ, तो ये बात सामने आई कि भाई साम्यवाद हावी हो गया है। तो अभी साम्यवाद में हम बोलते हैं कि भाई हम अपने से कार्य करेंगे, वहां पर राष्ट्र की एग्जिस्टेंस को कम कर दिया जाता है। मतलब हमारा कोई बॉस नहीं है, बस हम हैं, हम जो भी वर्कर हैं उन्हीं का है बस। तो उसमें फिर जो राष्ट्रीय विचारधारा वो चरमरा जाती है। लेकिन उनको एक राष्ट्रीय विचारधारा में जोड़ने का काम भारतीय मजदूर संघ ने किया। ऐसे ही वनवासी कार्यक्रम में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको किस प्रकार से लाभ दिया जा सके, या जो भी वनवासी लोग हैं उनको कैसे अधिक से अधिक उनके लिए कुछ अच्छे काम किए जा सके, वो सब बातें भी यहां पर वनवासी जागरण मंच और वनवासी सेवा समिति उनमें की जाती हैं। तो रात्रि अभिजित मुहूर्त, माता भाव में दोनों ग्रह, नक्षत्र गंडांत। हाँ, एक चीज और भी है, डॉक्टर साहब का जो जीवन रहा, माता और पिता का जो इनको अपने लिए लाभ ज्यादा लंबा समय नहीं मिल पाया। जैसे मैंने बोला नक्षत्र गंडांत में यदि है तो वो रेस्पेक्ट माने आदर तो पूरा है, लेकिन माता और पिता का बिछोह हो गया कम आयु में ही। यहां पढ़ेंगे जीवनी में कि उनको प्लेग के कारण माता पिता का असमय देहावसान हो गया। हाँ, तो लग्न से, उसमें एक चीज भी और भी है, लग्न से, चंद्र से, आरूढ़ से वचन और वाणी भाव का सर्वष्टक वर्ग बल दशा में अनुकूल प्रभाव। मेरे जो आध्यात्मिक बातें हैं वो दूसरे भाव से समझते हैं, और मेरी जो प्रेजेंटेशन, मेरी कोई आज्ञा, कुछ ऐसा फॉर्मल प्रेजेंटेशन, वो तीसरा भाव। तो लग्न से दूसरा तीसरा, चंद्रमा से दूसरा तीसरा, और आरूढ़ से भी दूसरा तीसरा, इनके स्वामी और भाव के अच्छी स्थिति। सर्वाष्टक वर्ग का हम विचार वैसे दशा में करते हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना है तो दशा तो हर दिन बदलती रहती है। मतलब हर 2 दिन में कहीं प्राण दशा आ गई, ये बदल गई। तो इसलिए हम इसको ओवरऑल देखते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि सर ये जो आप अष्टक वर्ग की बात करते हैं वो तो दशाओं के लिए होता है, तो अब इसमें क्या मतलब, आपको अलग महादशा में ही केवल देखना है क्या? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब जब आएंगे आगे, और सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तो वो हर 2-3 दिन में बदलता रहता है। इसीलिए अगर सर्वाष्टक वर्ग का बल है तो उसका लौकिक लाभ मिल ही जाता है। ठीक है, तो जो 11वां भाव है मित्रों का भाव, नेटवर्किंग, पूर्ण लाभ, सर्वाष्टक वर्ग 36। पर ऐसे ही मैंने बताया कि यहां पर भी जो राष्ट्रीय सेवा संघ का आरएसएस का चार्ट जो हमें मिल रहा है, वहां पर भी शुक्र महाराज स्वराशि होकर बैठे हैं, और अभी दशा भी चल रही है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जो चार्ट बन रहा है उसमें शुक्र की महादशा 20 साल अब रहने वाली, 2022 से 42 तक। तो नेटवर्किंग माने और बड़ा नेटवर्क होगा, मित्रों की, इनको यानी मित्र यानी इनकी विचारधारा को मानने वाले, उनकी इच्छा पूर्ति में कोई कोर कसर नहीं रह जाएगी। तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज आपको डॉक्टर हेडगेवार जी के चार्ट में और राष्ट्रीय सेवा संघ के चार्ट में दिखाई देगी। तो मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि मेरा ज्ञान सीमित है
और उस सीमित ज्ञान से मैंने डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा संघ आरएसएस के चार्ट को भी पैरेलली रिलेट करने का प्रयास किया। मैं कितना भी, और हो सकता है शायद 2 दिन 3 दिन लगातार भी मैं रिकॉर्ड करूं, वो कम रहेगा, क्योंकि इनके उपक्रम जो हैं आगे, अगर आप इनको और विस्तार में जानना चाहें, वो उपक्रम के आप और जाते जाते जाएंगे, आपको और नई नई चीजें पता लगती जाएंगी। तो मैं केवल इतना पढ़कर हतप्रभ रह गया, हैरान रह गया कि कोई इतने सीमित जीवन में इतने असीमित और बहुत लंबा जीवन काल नहीं रहा। 51 वर्ष। तो मैं आप लोगों से, जो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया चार्ट है, अच्छा समय देकर समझे, ज्यादा से ज्यादा नए नए बिंदु जो है निकालें, डिस्कस करें। जो इनका जो देहावसान का समय था उसमें चंद्रमा की महादशा चल रही थी, चंद्रमा यानी अष्टमेश, और शुक्र की अंतरदशा में बुध की प्रत्यंतर दशा। ठीक है, माने 21 जून 1940। तो अष्टमेश चंद्रमा, सप्तमेश बुध जो इस लग्न के लिए मारक और बाधक, और शुक्र जो षष्टमेश भी है और एकादशीश भी है। तो इस प्रकार से वो भी आप चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं अगर सब चीज रिकॉर्ड करता तो शायद मेरे लिए भी बहुत कठिन था। अभी भी जो मैंने बोला कि ये सब चीजें जो मैंने जितना भी ये आकलन किया, वो मेरे हिसाब से बहुत कम ही मैं कर पाया। एक एक संगठन के बारे में अगर और विस्तार, जैसे विश्व भर में 55,000 से अधिक शाखा यानी ब्रांचेस लगती हैं। 55,000, आप कल्पना करके देखिए, यहां 2 परिवारों में आपस में बहस को सुलझाने में पूरा पूरा दिन चला जाता है। इसीलिए जो विश्व के इतने बड़े संगठन होते हैं, उनमें अगर 0.00001% कोई ऐसा व्यक्ति छोड़कर चला गया तो वो नगण्य है, ना के बराबर है। अब जिसके कार्यकर्ता ही 100 हैं, तो 100 कार्यकर्ता में 10 चले गए तो फिर वो तो बैंड बजाएगा ही ना। इसीलिए बहुत अधिक भारत को जितना आप जानेंगे उतना ही आपको गर्व होगा। और सब बराबर के व्यक्ति हैं, मतलब महात्मा गांधी जी के साथ जो रह रहे हैं, सब बराबर के सम्माननीय हमारे लिए। उनमें आपस में कोई राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा इतना साहस नहीं है कि हम, अरे 7-8 बजे से पहले उठने वाला जो व्यक्ति नहीं है, केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति है, मैं मेरा मेरा करता रहता है, वैसे लोगों के बारे में बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए भाई, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे सीनियर्स में, जब हमारे गुरुओं में कोई आपस में वैचारिक असमानता होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब इतना बड़ा हूं जो कि मैं उनको समझाने लग जाऊंगा। असमानता होने के बाद भी, मैंने जैसे बताया, जब भी इनके आपस में कोई शिक्षा वर्ग लगते थे, तब महात्मा गांधी जी इनके शिक्षा वर्ग में आते थे और बहुत तारीफ करते थे कि आपने क्या कमाल का संगठन बना दिया, इसकी कल्पना नहीं थी हमें। और ऐसे ही चाहे आगे जो दूसरे सरसंघ चालक जी रहे, गुरुजी, उनका भी कश्मीर समस्या में जो योगदान रहा, और चाहे नेहरू जी द्वारा पहली बार किसी ऐसे संगठन को 26 जनवरी की परेड में जाने का न्योता देना, बहुत बड़ा गौरव है। वो राजनीतिक विभेद होने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को 26 जनवरी की परेड में जाने का मौका दिया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो इसलिए जब भी कोई प्रतिद्वंदी होता है तो वो प्रतिशोध लेने वाली भावना से उसको नहीं देखना है। प्रतिद्वंदी होता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता होनी चाहिए इसमें कोई, लेकिन उससे प्रतिशोध लेना ऐसा थोड़ी होता।
इसलिए हम इस बात का तो गर्व करना ही पड़ेगा, मेरे कहने ना करने से क्या होता है, कि ये भारत का वो संगठन है जो विश्व में सबसे अधिक कार्यकर्ता रखता है। इस बात का मुझे गौरव है क्योंकि मैं भारतीय हूं। तो पुनः शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़ा जा रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चार्ट के बारे में आगे चलकर हम अलग से भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये वाला जो पैरेलली माने धनु लग्न, यहां भी धनु लग्न, ये चीजें काफी हद तक आपको समझ में आएंगी, कैसे लग्न में गुरु केतु का संबंध और यहां पर चंद्र केतु का संबंध एक प्रकार होकर भी व्यक्ति उस चीज को वैराग्य में लगा देता है। ठीक है भाई, मुझे मिला, ठीक है। और सब शिक्षित हैं, जितने भी सरसंघ चालक, माननीय सरसंघ चालक जी रहे, सब कोई मजबूरी में कुछ नहीं मिला तो सरसंघ चालक बन गया, ऐसा नहीं है। आधुनिक शिक्षित माने पंचम भाव का भी पूरा लाभ है, चौथे भाव का भी पूरा लाभ है। आदमी कई बार सोचता है ना, भाई शिक्षा तो मैंने ग्रहण कुछ की ही नहीं है, तो चलो फिर ये काम कर लेता हूं। यहां पर शिक्षा की कोई कमी नहीं है, ये समझना है। मेरे जैसा व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति है, बैचलर भी ठीक से किया नहीं है, और जब ऐसे संगठनों के बारे में कुछ बोलेगा तो शर्म तो आनी चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ कर, सीमा में रहकर ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे संगठनों के बारे में, क्योंकि पढ़ना अब तो हमें बहुत कम अच्छा जमता नहीं है, ज्यादा समय लगा नहीं सकते हैं, और ये केवल प्रीव्यू देखकर तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप दोष निकालने लग जाओगे, क्या 1 करोड़ लोगों को दोषी मानोगे क्या आप? और आपको मानने वाले कितने हैं? 100, ज्यादा से ज्यादा 1000, 1 लाख, और यहां पर मानने वाले 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग से ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, भगवान सद्बुद्धि दे हम सबको। और जैसे मैंने बताया कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तभी समझ सकते हैं जब हम उसके लिए तैयार हो जाएं, एलिजिबल हो जाएं। तो जब हम सदकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, निस्वार्थ कर्म करते हैं, तो फिर हम ये सीखने लग जाते हैं कि ये विचार वास्तव में अच्छा है, जो मेरा भला कर सकता है। नहीं तो हम केवल वही विचार चुनते हैं जिससे मेरा कभी वास्तविक भला नहीं हो सकता है। तो मुझे भगवान एलिजिबल बनाए, मैं ऐसे सदकर्म करूं कि मुझे ये विचार भी समझ में आए। तो जय श्री प्रभु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।